एक नई टर्म सामने आई है। 3 जगह ये इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ इस्लामिक नेटो। ईरान भी इसके अंदर जो है वो आ रहा है। आपने कभी गौर किया ये सारा कुछ अरबों के साथ ही क्यों होता है? कुछ उनकी भी खास तरकीब है ना। कागजी नेटो नहीं चलेगा सर, सिवाय फ़लस्तीनियों के जज्बा हुर्रियत कहीं नहीं है। AI की सलाहियतें जौहरी हथियारों से ज़्यादा अहम हो सकती हैं। ये बड़ा मानी खेज बात है। अमेरिका वहाँ से भाग निकला, अमेरिका कब्जा करने आया था। 70 लाख उनके अफराद हैं जो अमेरिका में APEC के लिए काम करते हैं। सबके हाथ रंगे हुए हैं, एक दूसरे को कत्ल किया है इन्होंने। बेनेट ने क्या मुतालबा किया कि गजा के मुस्तकबिल के इंतज़ाम व इंसराम में कतर और तुर्की को बाहर रखा जाए। इजराइल का प्लान ये है कि उस जजीरे पर हमला किया जाएगा। तुर्की विल बी द नेक्स्ट ईरान। तुर्की बतौर एक बड़ी मिलिट्री पावर के इजराइल को बर्दाश्त नहीं है उस खित्ते में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़माना गवाह है कि पॉडकास्ट गुफ्तो शुनीद में खुश आमदीद। इस गुफ्तगू में आपको पता है हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद होते हैं जनाब तौसीफ़ अहमद खान साहब। तौसीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ़ साहब, भारत में कुछ शोर मचा हुआ कुछ दिनों से और एक नई टर्म सामने आई है, इस्लामिक नेटो। और इस चीज़ ने जो है ना वो नींद हराम की हुई है भारतीय जितने भी तजियाकारों की, और वो डर रहे हैं। जबकि भारत के जो सीनियर ओहदेदार हैं सरकारी, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, अपनी आवाम को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। सर, इस्लामिक नेटो जो है, लफ्ज़ तो बहरहाल नेटो के नाम से जो है वो बन गया, लेकिन ये जो इत्तेहाद है इसमें इतलात ये आ रही हैं कि इसमें इंशाअल्लाह ताला इजाफ़ा होगा। जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होंगे, बल्कि एक ख़बर शायद आपने ही कहीं पे ब्रेक की थी कि ईरान भी इसके अंदर जो है वो आ रहा है। बांग्लादेश की तरफ से भी आमादगी है और इससे इंडिया को बेतहाशा, जिसे कहते हैं, तकलीफ़ हो रही है। और वो उसके काउंटर स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो हैं वो जो है वो उस पर अमल पैरा हैं। अमरीकी सफ़ीर जो इंडिया के अंदर हैं, उनकी हरकत भी या उनकी नकलो हमल भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आती है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जाके उनका ये बयान दे देना कि जी ये कश्मीर इंडिया का ही है, ऐसे इस किस्म का उन्होंने जाके वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड और वहाँ बताया कि मैं अमेरिकन एम्बेसडर हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़ा मानी रखता है। तो ये सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अल्लाह करे कि वो और हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक ऐसा हो कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो किसी एक जॉइंट डिफेंस के तहत आ जाएं। और बहरहाल उसमें पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल इस लिहाज से है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो मामला हुआ अमेरिका का और इसराइल का, उसमें नेगोशिएशन में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, और जिसे कहते हैं दीगर मुसलमान ममालिक को उसमें इन्वॉल्व होने से भी शायद पाकिस्तान ने रोका, और पाकिस्तान ख़ुद भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और आज भी हम देखते हैं तो आज की तारीख़ में भी ख़बर ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो अपने वफ़द के साथ गए हुए हैं। हालांकि ये कोई वज़ीर आज़म का वफ़द नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ़ का और फील्ड मार्शल साहब का ये वफ़द है, और उनकी मुलाकात जो है वो वहाँ के सीनियर मोस्ट जो भी लोग हैं उनके साथ हो रही है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दो राय हैं। एक तो ये है कि शायद वो उनको मनवाने गए हैं कि भाई दोबारा से नेगोशिएशन पर आओ और मामले को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करो, और एक तरह से वो ईरानियों के दिलों में अमेरिका से दोबारा नेगोशिएशन के लिए आमादगी पैदा करने गए। मैं बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरी राय ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो कुछ इन टर्म्स पर भी बात करने जाएं कि अगर आप नेगोशिएशन सही कर लेते हैं और मामला ठीक चलता है तो फिर हम आपको इस दिफाई माहदे में हम आपको भी शामिल करेंगे। तो इस लिहाज से सबसे पहले आप बताइए कि ये जो नेटो, इस्लामिक नेटो है, ये कितना बड़ा इफरीत साबित हो रहा है या होगा भारत के लिए, और अल्लाह करे कि वो साबित हो इसराइल के लिए भी। सर, 2 जगह बल्कि 3 जगह ये इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ इस्लामिक नेटो। अमेरिका में भी, और जो उनके दिफाई तजियाकार हैं वो इसे इस्लामिक नेटो ही कह रहे हैं। इसको सुन्नी अलाइंस भी कह रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ बेवकूफ़ कह रहे हैं अपने अपने मफाद से। और इंडिया ने तो पहले दिन से यही चीखो पुकार के इस्लामिक नेटो बन गई, इस्लामिक नेटो। और इजरायली मीडिया, वी शुड कॉल ए स्पेड। ये अभी कोई इस्लामिक नेटो नहीं है, ये एक दिफाई मुआहदा है। और इस दिफाई मुआहदे के हवाले से मैंने पहले भी प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये दिफाई मुआहदा जो है ये तब
प्रैग्मेटिक शेप में आएगा जब इसके पीछे एक पूरा कॉम्प्लेक्स खड़ा होगा जी। ठीक है, तभी इसको सीरियस भी लिया जाएगा और फिर बाकी ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। इस्लामिक नेटो अगर भारत कह रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए, हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस नाम को अपना लेंगे और इस नाम का प्रेशर जो है दिफाई मुआहिदा करने वाले ममालिक जो हैं उन तक भी जाएगा और वो इसको उस तरफ लेकर जाने की कोशिश भी यानी कि करेंगे। हम कह सकते हैं कि तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ, इजराइल कह रहा है तो उनके मुंह में घी शक्कर। हम कोशिश कर लें जो बेचा जा रहा है कि शायद ये दिफाई मुआहिदा जी हमारे लोगों के अंदर यहाँ भी कुछ अनासर हैं ऐसे कुछ थोड़े से कि अल्लाह करे ये दिफाई मुआहिदा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, ये भी बदबख्त लोग मौजूद हैं। लेकिन मामला ये है कि पहली बात ये कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल ने जंग कर ली है तो वो ईरान को गिरा नहीं सके। जी जी। तो ये भी नहीं, अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें तौसीफ साहब ये है, देखें कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी आई है पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने, इस्लामी ममालिक के सामने, कि पहली बात कि जिन मुल्कों पर हम इन्हिसार करते आए हैं पहले मगरिब के, वो वक्त ने साबित किया है कि वो ममालिक जिन पर हम इन्हिसार करते आए हैं या जिनकी हम जैसे कहते हैं ना जेबों में थे, वो अपने मफादात के पक्के हैं और उन मफादात के पीछे बहुत बड़ा मफाद इसराइल का खड़ा हुआ जी, सिर्फ वही है बल्कि, और उस मफाद पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लिहाजा झंझोड़ा गया है। मैं समझता हूँ 28 फरवरी से लेकर आज तक एक चीज़ सामने आई है कि भाई तुम जितने भी लोग जिन्होंने अरबों डॉलर के असलहे भी ख़रीदे, जिन्होंने अपने अड्डे भी दिए, जिन्होंने जो भी किया, अमेरिका आपका सगा नहीं हो सकता। ये साबित हो गया, साबित हो चुका। और मैं तो फिर कहता हूँ कि हमारे सामने जो कुरान मजीद की जो एक आयत है ना, हमें देखें, एक है कि हम आम डे टू डे मामलात में कोई यहूदी और ईसाई की बात करें, नहीं, वहाँ पर जिस पैराडाइम में बात हो रही है, वो लोग जो कि इस्लाम के दुश्मन हैं उनकी बात हो रही है। ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, इनको अपना वली मत बनाओ। वली का मतलब मददगार भी होता है, पुष्टपनाह भी होता है, बहुत सारे मानी हैं। यानी कि इन नटशल हम ये समझें कि भाई इनसे खैर की उम्मीद मत रखो, अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाओ, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये जो मामलात हुए हैं इन्होंने झंझोड़ दिया है और उम्मत मुस्लिमा के 26 मुल्क जो हैं वो खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके जो है वो बनाए गए। सर, वो जो बनाए गए थे वो भी डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर बनाए गए, उनको तकसीम किया गया, वहाँ पर अपने बंदे बिठाए गए, ठीक है जी, और उन बंदों ने 100 साल हो गए उन अमेरिका के मफादात और उसके पीछे जो इसराइल था, ठीक है, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किसी ना किसी तरह किया, ठीक है, हर तरह से किया। अब अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि 100 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा 1924 में हुआ, 2024 के बाद आप थोड़ा देखिएगा कि दुनिया के ना कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए हैं और अब कुछ ख्याल आ रहा है कि भाई हमें ख़ुद भी कुछ करना चाहिए। और ये तमाम भाग दौड़ जो हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे जो भी जितनी भी ये तबक़ात हैं, हुक्मरान तबक़ात, वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब हमें कुछ ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। हाँ, अभी हम उस ताकत में नहीं हैं कि हम सीधा सीना तान के खड़े हो जाएं। अल्लाह वो तौफीक भी दे कि वो इनके जुराइम को रोकने के लिए, इनके मजालिम को रोकने के लिए, इनकी धौंस को, इनकी धांधली को, इनके कब्ज़ों को, इनके हमलों को रोकने के लिए सीना सपर होकर भी खड़े हों, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये जो अब सिचुएशन बनी है इस्लामी और जो चीख चहाड़ा मचाया हुआ है इन्होंने, इसराइल ने भी और भारत ने भी, तो ये एक मानी खेज़ बात है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो जो नफ्ताली बेनेट साहब जो हैं, जो साबिक इसराइली वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने 19 अगस्त को तेल अबीब में सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, इनके तहत हुई, और बेनेट ने क्या मुतालबा किया कि गज़ा के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम व इंसराम में कतर और तुर्की को बाहर रखा जाए। उसका ये कहना था कि गज़ा के मुस्तक़बिल में मिस्र को शामिल किया जाए। उसने ये भी कहा कि अगर गज़ा के मैनेजमेंट में कतर और तुर्की को शामिल किया जाएगा तो इससे आस जो है वो मजबूत होगी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात ये की कि तुर्की और कतर के जो इंटरवेंशन है उनको रोकने के लिए मिस्र से जो है वो हमने मामलात को आगे बढ़ाएं।
फिर उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत AI की सलाहियतें जौहरी हथियारों से ज़्यादा अहम हो सकती हैं। ये बड़ा मानी खेज बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने कमाल देख लिया ईरान के हवाले से, जब उन्होंने टोटल जो है वो जिसे कहते हैं ना कि AI बेस्ड मामला किया है, और जो हमला किया और उसके अंदर जो है वो एक बहुत लीथल जो है वो एलिमेंट साबित हुआ है कि एटम बम बरसाए बगैर भी जो है वो आप पूरी लीडरशिप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये असल में चीज़ें हैं जिस पर कि वो काम कर रहे हैं, उनको वो रुके नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए, इसमें इस अलायंस के अंदर कतर को भी अब आ जाना चाहिए, बहरैन को आ जाना चाहिए, मिस्र भी अगर हिम्मत करे। अगरचे फ़िलहाल तो जो नफ्ताली बेनेट के जो बयान से तो ये लग रहा है कि गोया वो दे आर ओके विद जनरल सीसी, लेकिन कि उनके साथ हम कर लेंगे और वो हमारे मफादात को का जो तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे, ये ऐसा लग रहा है। आसिफ साहब, आपने कभी गौर किया ये सारा कुछ अरबों के साथ ही क्यों होता है? कुछ उनकी भी ख़ास तरकीब है ना। आप पूरी हिस्ट्री तो देखें, यही क्यों करते हैं ये सारा कुछ? देखिए, असल में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर मैं किसी का दुश्मन हूं ना, किसी कौम का या किसी एक आइडियोलॉजी का, तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस उस आइडियोलॉजी के उन लोगों पर होगा जो उस आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं। ठीक है, कुरान, हदीस, इस्लामिक आइडियोलॉजी, कुरान उतरा अरबों पर, तो अरब बहरहाल उनके अंदर कोई एक अल्लाह ताला की तरफ से एक जो फैसला किया गया कि अरबों में कुरान उतरा है, अरब इलाके में उतरा है कुरान मजीद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अरब के अंदर थे, तो लिहाजा उनकी ज़बान में जो कलाम उतरा है सबसे ज़्यादा टारगेट उन्हीं को किया गया है कि वहाँ पर से कोई दोबारा कुछ तहरीक या कोई ऐसी चीज़ ना उठने पाए। इन लोगों को डिवाइड भी किया गया, इनको आपस में लड़ाया भी गया, इनको आपस में मखासमत भी कराई गई इनकी। तो ये एक पूरा एरिया, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये वो इलाका है जिसमें कि उनको पता है कि हमने एक इसराइल की सरहदें बढ़ा के कहाँ तक जाना है। तो लिहाजा ये पूरी एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसके तहत ये अरबों के ऊपर ख़ास करम है। अच्छा, अब आप देखिए सऊदी अरब के हवाले से क्या खबर आई है, अल्लाह करे वो खबर गलत हो। खबर ये आई है कि इसराइल का एक जनाब एक थिंक टैंक है, इम्पैक्ट के नाम से है, वो क्या करता है कि वो सऊदी अरब के निसाब को या और ममालिक के निसाब जो होते हैं, तालीमी निसाब, उन पर ज़रा नज़र रखता है, और उसके अंदर से इसराइल या यहूद के हवाले से कोई नफ़रत आमेज़ या उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो तो उसको फ़िल्टर करता है। आप अंदाज़ा तो करें, वो उन लोगों की प्लानिंग तो देखें आप। तो वो इम्पैक्ट ने 29 जुलाई को रिव्यू ऑफ सऊदी टेक्स्ट बुक्स 2024 से 2026 के नाम से अपनी रिपोर्ट जारी की है, और सऊदी निसाब की 136 कुतुब का जायज़ा लिया है। ठीक है, अब इम्पैक्ट का जो है ना वो ये इसका जो असल लफ्ज़ है वो है इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन, इम्पैक्ट -SE। ठीक है, ये इदारा इसराइल में 1998 से काम कर रहा है। इसके मुताबिक ये है कि जी हमने या सऊदी अरब ने, ये उनकी खबर है, अल्लाह करे गलत हो, कि अपने निसाब में वो आयात या वो अहादीस निकाल दी हैं जिससे कोई किसी तौर पे भी यहूद के हवाले से या इसराइल के हवाले से जो है वो इवन जिहाद के हवाले से जो है वो बात की गई हो। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें पूरी जो है ये सब सामने मैंने खबर मेरे नज़रों से गुजरी है जी। सऊदी अरब पर नज़र रख रहे हैं कि उनका निसाब ऐसा होना चाहिए, और ये इसका नाम जो भी इस तरह के नाम रखे जाते हैं बड़े फ्लावरी किस्म के। पहली बात तो ये वो जी जो अरबों वाली बात है, सर सिवाय फ़लस्तीनियों के जज्बा हुर्रियत कहीं नहीं है। ये आज की बात कर लें या इससे बहुत पीछे भी ले जाएं, इसी वजह से वो तकसीम करने में, इनको बर्बाद करने में, जज्बा हुर्रियत था उनको क्रश कर दिया गया। मुस्लिमून की हम बात करते हैं। देखिए मैं मासेस की बात कर ही नहीं रहा। जो हुक्मरान तबकात रहे हैं वहाँ पर, आज की भी नहीं, पुराने भी चले जाए, तो कोई उनमें हुर्रियत का जज्बा मुझे नज़र नहीं आया कि हमने आज़ाद रहना है, अपनी आज़ाद पॉलिसीज़ बनानी है। अब वैसे फ़िलिस्तीन में भी आप जो कह रहे हैं ना, जो इस वक्त फ़िलिस्तीन के कहने को हुक्मरान है ना, उनको भी कोई मसला नहीं, मैं उनको तो मानता ही नहीं। ये तो फसली उन अवाम की बात कर रहे हैं। उनको तो कोई वीज़ा भी नहीं देता, छोड़ें, वो तो ऐसे वो तो इलेक्शन भी हारे हुए हैं जी 2006 का, लेकिन हमास से हारे हुए हैं, लेकिन है मौजूद प्लांटेड। अच्छा, प्लांटेड आदमी है। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ
सऊदी अरब के निसाब पर नज़र रखते हैं कि सऊदी अरब का निसाब जो है ना वो हमारे लिए गलत साबित ना हो जाए, हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात जो है वो वहाँ उनके निसाब में ना हो। आपको पता है इजराइल के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? इजराइल के स्कूलों में कोई यूके या अमेरिका के स्कूल वाला निसाब नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ ग्रेटर इजराइल बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको ये पता है कि इजराइल के हर शख्स पर ये ड्यूटी है कि वो फौजी जो है वो ट्रेनिंग, हर एक स्टूडेंट पे जो है वो 1-2 साल लगाता है उनको जनाब हर तरह की मजहबी तालीम भी, और उस मजहबी तालीम से एक नफ़रत का एक्सट्रैक्ट बनाकर उन बच्चों में पेश किया जाता है 5th क्लास तक। आप उनका निसाब तो पढ़ें, ये वहाँ काम नहीं कर रही होगी तंजीम। भाई ये बनाई ही उसलिए गई है कि इसराइल के मफादात के लिए कहाँ कहाँ हम राह हमवार कर सकते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए राह हमवार तो कर यहाँ भी हमारे यहाँ भी वो निसाब तालीम में तब्दीलियों का मुशर्रफ दौर में आया था ना मामला, तो आप इससे मिलती जुलती बात है सर। मैं आपसे अर्ज करूं, लेकिन हमारा मामला ये है कि इन लोगों की मुनाफकत जो है, इनका चेहरे बताए जाएं कि ये अपने मुल्क में क्या नफ़रत बेच रहे हैं। अपने मुल्क, अब कितनी इससे बड़ी एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी दुनिया में आपने कहीं देखी है जिसके 81% लोग हर मुसलमान को या इवन वहाँ पर जो क्रिश्चियन है उनको कत्ल कर देने के हामी हो? तो निसाब तो इनका ठीक होना चाहिए, लेकिन ये कभी उधर नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखें इस वक्त जो कि अमेरिका उनकी बैक पे है जी, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग है। उनका आपको बताऊं, उनके जो पेनिट्रेशन है एपैक की, अमेरिका के अंदर 70 लाख उनके अफराद हैं जो अमेरिका में एपैक के लिए काम करते हैं। ये नेट के ऊपर, या आप जेमिनी या किसी और से पूछ लें, आपको ज़रा चेक कर लें, बता देंगे आपको। 70 लाख हैं जो कि दोनों पार्टियों में हैं। जी जी, और वो जेफरी एप्स्टीन के ज़िम्मे दरअसल काम ये था कि तुमने ज़्यादा काम डेमोक्रेट्स पे करना है, ये हमारे हाथ से बाहर हो सकते हैं। लिहाजा ये उनकी मेहनतें हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह उन्होंने पूरी दुनिया में, चूंकि इस मामले को आधार बात है, उन्होंने अपनी एक्सपेंशनिज्म उनके अंदर था, तो उन्होंने कहा इन तो वो तमाम ममालिक जहाँ से हमें ख़दशा हो सकता है कि हमें मुश्किलात पैदा की जाएंगी, उनको किसी ना किसी तरह जो है वो रेस टू द ग्राउंड किया जाए, वहाँ की हुकूमतों को टॉपल किया जाए। यानी कि पहले तो उनको बिठाया खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के, ताकि वहदत ख़त्म हो। फिर उनमें भी जहाँ जहाँ इनका एरिया बन रहा था, उस एरिया के अंदर इन्होंने हालात को ख़राब किया। आप देखें स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ मिस्र से। वो याद है जो क्या सोशल मीडिया की पहली तहरीक जो है वो क्या नाम था? अरब स्प्रिंग। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये फैला है। ठीक है, मिस्र उनके कंट्रोल में आ गया। जनरल सीसी साहब या उसके बाद से तो वो समझे कि वो समझते कि अब कोई नो इशू। पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर इन्होंने जो है वो अरब स्प्रिंग में यही काम गलत हुआ था मिस्र वाला। जी इनसे वो उसमें उसका मिस्र भी शिकार हो गया। अच्छा, तो मैं कहने का मकसद ये कि वहाँ पर इन्होंने पूरा ये अपना काम किया है। तालीमी निसाब, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम भी, चूँकि हमारे हाथ में भी कशकोल है, पाकिस्तान के हाथ में भी, और बाहर से जो ग्रांट्स आती हैं, अगर हम उनकी भी जो बाहर से जो भी हमें इमदाद आती है, उसमें ज़रा आप ये चेक कीजिए कि तालीम के ऊपर ख़र्च करने के हवाले से क्या कुछ होता है। ठीक बात। ठीक है, और उस तालीम के ऊपर इन्होंने जो किया है, उससे क्या हुआ है कि इस माशरे के अंदर भी जो है उन्होंने कोशिश की है कि हम अपने इमेज को बेहतर कराएं। बच्चों को कम अज़ कम, या जो जनरेशन बन रही है, उनको इस्लाम जो का ना छोड़ें, उनको वेस्टर्नाइज कर दें, वेस्ट उनका आइडियल हो जाए। और फिर आप ये देखिए कि रैंड कोऑपरेशन उनकी एक बहुत बड़ी थिंक टैंक है। वो ये कहता है कि जनाब हमने किस तरह के मुसलमानों में से चार तरह के लोग हैं, ठीक है, हमने किन किन को हमने प्रोमोट करना है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि सेकुलरिस्ट, वो तो खैर हमारे ही हैं, सेकुलर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब जो ये बात करते हैं जिद्दत की, जो है मॉडर्निस्ट, तो उन्होंने कहा इनको भी हम थोड़ा बहुत प्रोमोट भी करेंगे, इनको थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे। मॉडर्निस्ट है और मॉडर्निज्म के साथ वो करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं ज़्यादा मज़ीद ख़तरनाक आते हैं, वो है ट्रेडिशनलिस्ट। वो जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं, मदरसों में बैठे हुए हैं, वो जो है उन पर भी हमें नज़र रखनी है, मदारिस पर भी काबू करना है, उनके निसाब के अंदर भी तब्दीलियाँ लेके। अब आप सोचते जाएं, जो हमारे यहाँ इस्लाहात के नाम पर जो है वो मदारिस के साथ होता रहा है, वो हमने करना है, उनको काबू करना है, उनके अकाउंट्स को देखना है, हमने सब कुछ देखना है। ये चीज़ें
आहिस्ता आहिस्ता मुशर्रफ के दौर के बाद से, बल्कि मुशर्रफ के दौर से आगे आगे आनी शुरू हुई हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनलिस्ट उनको पता है कि वैसे तो ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक कब होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ख़तरनाक लोग हैं फंडामेंटलिस्ट, जो इस्लाम को बहैसियत दीन समझते हैं, जिसको पॉलिटिकल इस्लाम कहा जाता है। तो वो ठीक समझते ठीक, वो इन लोगों को हमने असल में काबू करना है। ये हमारे अव्वलीन दुश्मन हैं, इनको हमने मीडिया पे आने से भी रोकना है, इनको हमने डिफेम भी करवाना है, मॉडर्निस्ट से भी और सेकुलरिस्ट से भी करवाना है। और फिर हमने एक डिवाइड रखनी है कि कहीं जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं कहीं वो इनके साथ मिलना चाहें, क्योंकि अगर ये मिल गया तो ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो हमारे तो ये प्लानिंग हो रही होती है सर। उसके बाद आगे आए, हमारे जो ख़ानदानी निज़ाम के अंदर जो दरार डालनी शुरू की है, उनको पता है, कुरान मजीद में भी हम देखें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी, जो एक फैमिली की सैंक्टिटी है वो किस हद तक है। और सबसे पहले क्या कहा गया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहले व अयाल को जहन्नुम से बचाओ। तो उस निज़ाम को ख़राब किया जाए, वो तक़द्दुस के, और किया गया। और उसके लिए फेमिनिज्म की तहरीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 फितरे छोड़ के जा रहा हूँ, एक माल है और एक औरत। सर सिर्फ फेमिनिज्म की तहरीक नहीं है, और भी है नहीं, उसके बाद अब तो LGBTQ आ गया, क्या कुछ आ गया। किस तरह ये लोग जड़ें कमज़ोर करने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी, हम लोग जो हैं मेजॉरिटी, जो कि नहीं ज़्यादा सोचती, वो कहते हैं बस ठीक है दुनिया मॉडर्न हो गई है। असल बात है कि हमें जड़ों से ख़त्म करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके मुखालिफ में वो लोग अपनी जनरेशन को उसी बुनियाद परस्ती पर तैयार कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, बताते हैं कि ये बाकी लोग जेंटाइल हैं, आपने जिंदा रहना और इसको इन्होंने छुपाया भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। उनके अब आप ये देखिए, सऊदी निसाब में अगर ये तब्दीली हुई है तो ये चुप भी तो रह सकते थे ना। इसराइल ने, इस इदारे ने क्यों जाहिर किया? ये कहते हैं कि हमारा मकसद भी हासिल हो और फिर लोगों को बताया जाए, देखो ये तुम्हारे ऊपर जो बैठे हुए ना हुक्मरान, ये हमारे मुताबिक कर रहे हैं, और ताकि कभी भी इनको खड़ा किया जा सके, इनको खत्म करने के लिए। नीचे डिवीजन पैदा होगी जी। और कभी वो हुक्मरान किसी जगह पर गैरत खाए तो फिर वो उस डिवीजन से फायदा उठाते हुए, आप देख लें कभी हर जगह बगावतें फिर इसी तरह करवाते हैं। तो ये पूरी जो है ना, ये जिसे कहा जाए कि एक देखिए, ये वन मैन शो वाले जो मुल्क होते हैं ना, कभी बादशाह आते हैं जो हैं, दरअसल इनके यहाँ कोई निज़ाम नहीं होता। निज़ाम हो तो फिर चीज़ें रिप्लेस होती हैं, एक चेहरा गया दूसरा आ गया, तो ये ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट हो जाती हैं और वो उसको यूज़ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा सर। आखिर में मैं थोड़ा आ रहा हूँ, सूरत हाल जो है वो शाम के हवाले से, और मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा आप थोड़ा सा तबसरा करें कि शाम के अंदर जो मामला हुआ है, कि ज़ाहिर बात है हाफिज़ुल असद का बेटा बशारुल असद, वो ईरान का हामी माना जाता था, और उसने ईरान और इसराइल को उससे ख़तरा था। फ़िक़ी लिहाज से कोई इख्तलाफ हो व्हाट्सएवर, लेकिन इस वक्त तो हम एक और ख़ास बात कर रहे हैं। उधर हिज़्बुल्लाह थी, इधर बशारुल असद है। ये देखें, बशारुल असद की हुकूमत को ख़त्म किया गया, ठीक है, और जोलानी उनको लाया गया। सर आप ये देखिए कि 1967 से आज तक इसराइल ने शाम के कितने एरिए पे कब्ज़ा किया। उसमें भी हम तफरीक करेंगे। 1967 के बाद तो इसराइल ने तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर का गोलान हाइट्स का एरिया कब्जे में लिया था, और कुछ और। लेकिन ये जो रिसेंट मामला हुआ है, जो कि अहमद अश-शरा के दौर में, आप ये देखिए कि तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर का एरिया मज़ीद जो है वो इसराइल ने बफर जोन के तौर पे अपने कब्ज़े में कर लिया है, सरहदें बढ़ा ली हैं। अच्छा, अहमद अश-शरा जो हैं वो, उन्होंने इस पर कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया। फिर उसके बाद चंद दिन पहले हमें ख़बर आती है कि जनाब इसराइल ने हमला कर दिया है 8 मकामात पर शाम में, और वहाँ पर एक अबू अल दोहर एयर बेस है, उस पर भी हमला किया है, जिसके बारे में गुमान था कि वहाँ पे तुर्कियों का कब्ज़ा है या तुर्की फ़ौज है वहाँ पे। गुमान नहीं, उन्होंने कहा जी हमें शक हुआ है, तो ये हमला कर दिया उन्होंने। सर ये मामला कहाँ तक जा रहा है ये, और तुर्की जो है वो अलर्ट हो गया। और आप फिर सोच लीजिए कि जो नफ्ताली बेनेट ने कहा था जी कि जनाब तुर्की विल बी द नेक्स्ट ईरान, जी बिल्कुल, ये कहानी इस तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए तो ये इत्तेहाद बना, हालांकि अच्छा, इसके साथ साथ एक कमाल ये हुआ ना कि अभी 1-2 दिन पहले ही जनाब इतला आई है कि 45 रोज़ अमरीकी कांग्रेस ने इस बात को पर, जिसे कहते हैं, गौर किया है कि जनाब हम शाम को दहशतगर्द की फहरिस्त से निकाल दें। 45 रोज़ के बाद उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब हमने शाम को दहशतगर्द की फहरिस्त से निकाल दिया। गोया शाम बिल्कुल आराम से बैठा रहा,
इसराइल ने जो चाहा कर लिया, शाम ने रिएक्ट नहीं किया, अहमद अशरा भी जो है वो भी बिल्कुल इज़ ओके, और फिर उनको ये इनाम मिल गया कि जनाब आपको अब हमने उससे निकाल दिया है। ये अजीब कहानी है, इस पर ज़रा थोड़ा आप रोशनी डालें। ये मैं कहानी बयान करता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री ऐसे 2 लाइनें और फिर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ये बाथ पार्टी की तरफ से कू हुआ था, शाम में भी इराक में भी हुआ था, वहाँ सद्दाम हुसैन आया इक़्तिदार में। ये लेफ्टिस्ट थे बेसिकली। किसी वक्त में शाम सूबा भी बना था जमाल अब्दुल नासिर के पॉपुलरिज्म के हवाले से, उन्होंने कहा आप हमें सूबा बना लें। तुर्की का मामला हमेशा ये रहा है कि ये हमारा सूबा था, ये हमें वापस होना चाहिए, और इसकी वजह से हमें कुर्दों वाला मामला ज़्यादा दरपेश है। ठीक है, अब तुर्की के अपने अज़ाइम हैं और तैयब उर्दगान के अपने के ऑटोमन एम्पायर ही शायद बहाल हो जाए, बुल्गारिया तक ही चला जाऊँ, तो वहाँ से बशार अल असद जो हैं या इनके जो वालिद थे हाफिज़ अल असद, ये कोई किसी फ़िरका वारियत की बुनियाद पर, किसी मजहबी बुनियाद पर बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे, ये कम्युनिस्ट थे जी। ठीक है, इन्होंने कब्ज़े कर लिए, ज़ाहिर है इसमें रूस की हिमायत इन्हें हासिल होगी, फ़ौज में से बगावत की और ये लोग बरसर इक़्तिदार आ गए। सद्दाम ने भी यही कुछ किया था। बाद में ये डिक्टेटर हो गए, जो कि हुआ करता है। फिर ये वन मैन शो हो गए, वन मैन पार्टी हो गए, हमारे फैमिली आगे चलेगी। वो उसके बाद जब हाफिज़ उल असद मारा तो वो अपने बेटे को दे गया। बड़ा लंबा इक़्तिदार है इनका, और साथ जुल्म की दास्तान भी है शाम में लोगों पर, ये भी कोई बात नहीं। एक बात बड़ी फाइन लाइन है, ये बात जहन में रखिए, ये कभी भी ईरान के इत्तेहादी नहीं रहे थे, ये रूस के इत्तेहादी रहे थे। ये तुर्की के साथ भी इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। बशार अल असद जो हैं ये और इनकी फैमिली और तैयब उर्दवान की जो फैमिली है, ये यहाँ पर इकट्ठे तुर्की में छुट्टियाँ भी मनाया करते थे। शाम की ज़ाहिर लेफ्टिस्ट तहरीक थी, तो जमाल अब्दुल नासिर जंग कर रहे थे इज़राइल के साथ, तो शाम भी हालत जंग में था, इज़राइल के साथ जंग लड़ी भी, जिसमें गोलान हाइट्स या जोलान हाइट्स उन्होंने गंवाई भी, शिकस्त हुई उन्हें। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमें जो फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही थी, याद रखिए जो उस वक्त फ़लस्तीन की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स थी वो सारी लेफ्टिस्ट थी तकरीबन। जो कोई यानी कि रिलीजियस जिनमें था वो छोटी थी उस वक्त तंजीमें, तो उनके हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर बने हुए थे या वहाँ उनके लोग रहते थे, तो मार धाड़ जारी रहती थी। इज़राइल इतना ताकतवर नहीं हुआ था, इज़राइली स्पाइस जो है मोसाद स्टेट ऑफ द आर्ट किलिंग मशीन है, तो वो यहाँ आकर शाम में लोगों को कत्ल करती थी, माल्टा में कत्ल करती थी, लेकिन इन्हें पनाह मिलती थी अलजायर, ट्यूनिस, शाम। यहाँ पर ये लेफ्टिस्ट जो मुजाहिदीन होते थे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, यही PLO, अल फतेह और ये दूसरी जो तंजीमें थी। उसके बाद एक टर्न आता है, ज़ाहिर है वो डिक्टेटर था, अपने हकूक़ के लिए लोग निकले, बशार अल असद ने उनको मारना शुरू किया। अच्छा, ये कोई जो एलवाइट हैं जिस कबीले से वो तल्लुक़ रखते हैं, अलवी, इसमें जो हमारा शिया मकतबा फ़िक्र है, ये इस तरह उन्हें ओन भी नहीं करता, उनके कुछ अकायद और भी हैं, ये भी एक जहन में रहे। तो जब यहाँ पर अमेरिका ने ISS बनवाई, जिसमें हमारे ब्रदर ममालिक ने भी हिस्सा डाला, कि इराक़ में पहले एक सुन्नी वहाँ पर बरसर इक़्तिदार था। मुझे तो वैसे इन चीज़ों को डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं। उसको गिरवा लिया और फ़ायदा किसी और को, ईरान को घर बैठे फ़ायदा हो गया, या ईरान ने सपोर्ट की होगी। सबके हाथ रंगे हुए हैं, एक दूसरे को कत्ल किया है इन्होंने, ये कभी इस ज़िम्मेदारी से निकल नहीं सकते। इराक़ में अमेरिका चाहता था ये तकसीम हो, और उस तकसीम के ज़रिए उसने क्या हासिल किया, कुर्दिस्तान अलहदा बना दिया, एक गवर्नमेंट अलहदा बना दी। इसी तरह वो शाम में पहुँचे, शाम में उन्होंने बताया कि आप तो एक और फ़िरके की अक्सरियत है और यहाँ पर कोई और शख्स आप पर बरसर इक़्तिदार है। वही सद्दाम हुसैन वाली कहानी उलट करके बयान की, वो जनाब हो गया। वहाँ भी इन्होंने कत्ल व गारत करवाई, और ये जो अहमद अल शरा और उससे पहले अहमद अल जोलानी, ये पहले अल-कायदा में मसब ज़रकावी के साथ, और उसके बाद ये शिफ्ट होते हैं, जब अल-कायदा से निकली ना वो जो है मज़ीद एक्सट्रीमिस्ट, वो जनाब दाइश बन गई, खिलाफत का निज़ाम का ऐलान कर दिया। वहाँ ये करते रहे काम, और ये नंबर 2 नंबर 3 रहे हैं या नंबर 4।
उसके बाद आईएसएस का जोर टूटा। जब अमेरिका ने कहा कि अब जोर टूटना चाहिए तो फिर बाकियों ने हाथ खींच लिए। ये कहाँ तेल बेचते थे, इनको तेल वाले इलाकों पर कब्जा करवाया गया तो कहीं हवा में तो नहीं बेचते थे तेल, तुर्की पहुंचता था, यूएई पहुंचता था, अकाउंट्स वहाँ बनते थे। बात सीधी करनी चाहिए। फिर जनाब ये दोबारा अलकायदा ज्वाइन करते हैं, अलकायदा का वहाँ जो उनकी असरा ब्रिगेड को ज्वाइन करते हैं। तुर्की पहले इनके साथ नहीं था, बशार अल असद ईरान के साथ नहीं था, उसकी अरबों के साथ ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन क्योंकि लेफ्टिस्ट थे तो उस वजह से लाइन डिफरेंट होगी। अरबों ने इजराइल और अमेरिका के साथ अलाइनमेंट शुरू कर दी, वो आपको याद होगा अब्राहम एकॉर्ड और ये, और फिर अरब स्प्रिंग भी आ गई, तो लाइंस चेंज होना शुरू हुई। फिर एक कोई तैयारा भी तबाह हुआ, उससे भी ताल्लुकात ख़राब हो गए शाम और तुर्की का। शाम ने कोई तैयारा मार गिराया था, शायद मुसाफिर तैयारा था अगर मैं भूल नहीं रहा, तो उससे तैयब उर्दगान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो जब आईएस ने फतह करना शुरू किया शाम को, तो तब ईरानियों को होश आया कि हमने इराक़ में तो लड़ लिया, तो ये तो नया काम हो गया, ये तो हमारा लेबनान वाला कॉरिडोर भी बंद हो गया। तब हिजबुल्लाह आई, और ये बात ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है कि ईरानियों ने ये कहा कि हम ये आपके लिए करेंगे, या हिजबुल्लाह ने कहा, लेकिन ईरानी जो एडवाइज़र थे कि आप अपने मामलात भी दुरुस्त करें। खैर जी, वहाँ पर भी हमने एक दूसरे के गले काटे, तकफीरें की, कत्ल किए, इसमें भी कोई शक नहीं, लाखों लोग मरे। उसके बाद जनाब बशार अल असद ने एक तो अपने हालात नहीं बदले, काफ़ी सारा इलाका रशिया की मदद से S-400 मिज़ाइल पहली दफ़ा रशिया ने वहाँ टेस्ट किया और अमेरिका वहाँ से भाग निकला। अमेरिका कब्ज़ा करने आया था, अमेरिका हमला करने आया था, शाम में हमला किया था अमेरिका ने, लेकिन रूस उसकी मदद को वो बाथ पार्टी की वजह से पहुँचा, तो ये डबल इम्पैक्ट हो गया, ये बच गए। उसके बाद जो मामला है, अब जब बशार अल असद गिरने वाला था उससे 1-2 साल पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ईरानियों से डिस्टेंस पैदा करना शुरू किया, वापस अपनी अरब बरादरी की तरफ जाने की कोशिश की, तुर्की के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की। ठीक है, वो उससे आईएसएस की भी जान निकलती थी, तुर्की को कुर्दिस्तान का मसला दरपेश हो गया था, ये बाहमी मफादात थे इनके। ठीक, तो वहाँ पर जनाब जब जंग शुरू हुई, गज़ा में नस्लकुशी शुरू हुई, तो साथ ही शाम पर हमले शुरू हो गए, और शाम में चुन चुन कर हिजबुल्लाह के जो लोग वहाँ रहते थे वो कत्ल होना शुरू हो गए। फिर हिजबुल्लाह को ये भी सीक्रेट ऑर्डर मिला कि आप इस मुल्क से निकल जाएं। अब हिजबुल्लाह को मार पड़ रही थी, जो उनको बचाने वाले थे, ईरानियों का ब्रिगेडियर जनरल वहाँ पर मारा गया, आपको याद होगा, उनके सफारत खाने पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। तो इस बंदे ने, बशार अल असद ने, ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब वो दोबारा वो ताकतें, उनको एक नया कपड़े पहनाए गए कि अब आपने ये अलकायदा वगैरह का नाम नहीं लेना, जैसे मर्जी रहें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तुर्की ने सपोर्ट किया और बशार अल असद 11 दिन में गिर गए, क्योंकि विल टू फाइट था ही नहीं, वॉक ओवर मिल गया, और हिजबुल्लाह ने लड़ने से इनके लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम लेबनान में मसरूफ़ हैं और सॉरी, हम इसके लिए नहीं, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, तो अभी तक नहीं कर सकता। कैसे इन, आप मुसलमान तो खैर सारे ही हैं, लेकिन कैसे इनको अलग अलग किया? जी जी बिल्कुल, डिवाइड करके फिर मारा गया। अब आगे तुर्की का किरदार आप सुने। अमेरिका, इजराइल और तुर्की की मदद से, मशवरे से अहमद अल शरा बरसर इक़्तिदार आए। उसी बरसर इक़्तिदार आते ही मुझे ये याद है कि 14 किलोमीटर का पहले दिन इजराइल ने आगे बढ़कर, वो गोलान हाइट्स को छोड़ दें, वो अमेरिका ने तो मान भी लिया कि ये इन्हीं का हो गया इजराइल का, तो आगे बढ़कर उन्होंने एक बफर जोन भी 24 घंटों में बना दिया, और वहाँ द्रूज़ कम्युनिटी रहती है जिनको 2017 से वो $100 पर मंथ वजीफ़ा भी देता था। कौन देता था? इजराइल। ठीक है, कहाँ से ये पैसे आते हैं? अमेरिका से। ठीक हो गया, और उनको उस हुकूमत का वफ़ादार नहीं रहने दिया। तो जनाब वो उन्होंने बफर जोन दे दिया। तुर्की ने कुछ किया? तुर्की की प्रॉक्सी थी ना सर, सीधी बात करें ना, तो नहीं की। फिर अगला एक और बफर जोन आ गया, तुर्की की सर प्रॉक्सी थी ना, तुर्की ने कुछ नहीं किया। फिर आपको ये भी याद होगा उनकी पोर्ट्स, ख़ास तौर पर मिलिट्री पोर्ट्स, रशिया को तुर्की ने अपने मुल्क में बुलाकर कहा कि आप यहाँ पर से विड्रॉ कर जाएं। रशियन बहरिया वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने खाली किए, तुर्की की मदद से खाली हुए। उनके जाने के बाद वहाँ पर किसने अटैक किए?
इजराइल ने। सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसेस और पोर्ट्स किसने तबाह किए? इजराइल ने। तुर्की बोला अच्छी प्रॉक्सी लेकर आए हैं, ठीक है, मार पड़वाते रहे। वो उन्होंने हर चीज़, कोई एयर बेस नहीं है। देखें मेरी बात सुने, इनके पास MiG-29 हुआ करते थे, Su-24 हुआ करते थे, ये 70s 50s के तैयारे। ये अपनी तरफ से इजराइल को चैलेंज करने के लिए लेबनान तक फ़ज़ा में परवाज़ भी करते थे इनके तैयारे। और ये इजरायली एयरफोर्स ने इन पर ट्रेनिंग ली हुई है शाम के ये मतरूका जहाज़ों पर। वो इनको हिट करते थे, या पुरानी हिस्ट्री देख लें, वो रशियन जहाज़ हुआ करते थे, वो गिरा देते होते थे, कुछ भी नहीं होता था। तो जनाब ये भी हो गया। फिर तुर्की ये करता है कि अहमद अश-शरा की मुलाकात करवाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोहम्मद बिन सलमान भी करवाते हैं कि ये अपने आ गए हैं, ठीक है। और अहमद अश-शरा का बयान भी है कि इसराइल को हमसे खतरा नहीं सर, ये और हम इजराइल के साथ कंपोजिट डायलॉग करके मुस्तकिल अमन की तरफ बात की जा सकती है। और उसमें अभी भी नेटो कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, उसने तुर्की के सदर की मुलाकात हुई है, अहमद अश-शरा की हुई है। कहीं कोई जिक्र हुआ हो कि हमारे कब्ज़ा जो है, जो इजराइल ने किया, वो वागुजार करवाया जाए। तुर्की ने एक और काम किया, उसने आज़रबाईजान में इजराइल और जनाब इसकी अहमद अश-शरा का डेलीगेशन की महीना वहाँ पर मुज़ाकरात होते रहे। अब इजराइल तो अमन चाहता नहीं, इजराइल के नक्शे में है शाम, तो वहाँ पर किसी तरह ये कुछ आप रख लें, ऐसी बातें हो रही होंगी, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ। वहाँ पर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। अब इसमें एक बात याद रखिए कि गज़ा की तमाम तर नस्ल कुशी के दौरान पर ईयर इजराइल जो टूरिज़म की बुनियाद पर जो तुर्की उससे पैसे कमाता है, वो $1 बिलियन है। एक दिन के लिए वो टूरिज़म बंद नहीं हुआ। और एक दिन के लिए आज़रबाईजान का सस्ता तेल, बाकूस ऑयल जिसे कहते हैं, और खुर्दनी तेल और F-35 के स्पेयर पार्ट्स तक, और बाकी भी साजो सामान, मिलिट्री साजोमान, तुर्की की पोर्ट से इजराइल पहुंचता रहा और गज़ा में नस्ल कुशी होती रही। ये प्रॉब्लम है तैयब उर्दगान का। वो न्यूट्रल भी रहना चाहते हैं, वो इस्लामी दुनिया के लीडर भी बनना चाहते हैं, और अमेरिका के अलाई भी रहना चाहते हैं। ये काम तीनों इकट्ठे नहीं होंगे। अब ये मैं बात लंबी होगी, लेकिन नाजरीन के लिए ये समझाना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, अभी का जो मामला है, जो शाम पर हमला हुआ, ये 400 किलोमीटर अंदर बिल्कुल तुर्की के बॉर्डर के साथ एयरबेस है, वहाँ पर हमला किया गया। और कहा क्या है इजरायली वज़ीर दिफा ने कि हमें शक हुआ था, हम इन्हें तंबीह करते रहते थे कि यहाँ तुर्की की कोई मौजूदगी। अब तुर्की को साथ ये चलें कि हमारा अगला निशाना तुर्की है, नेक्स्ट ईरान, और दूसरा ये कि तुर्की की यहाँ प्रेजेंस हमें नज़र ना आए। तो हमें शक हुआ, हमने वहाँ पर ज़ाहिर है जी अटैक कर दिया। वहाँ ये तरबियती एयरबेस है बेसिकली, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाना था कि हम तुर्की दिफाई मुआहदा आपने कर लिया है, तो उस दिफाई मुआहदे की आईना दिखाया उन्होंने, टेस्ट किया जाए। किसी दौर में भी कुछ अर्सा पहले ये कहते हैं कि एक ऑर्डर नीचे था थ्रेशोल्ड, वरना तुर्की के पास स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का कोई तैयारा हिट हो सकता था। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, शाम की जंग जब जारी थी, तो रूस जब वहाँ पर अपनी मौजूदगी रखे हुए था, तो रूस का MiG-29 तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया था। तो बड़े ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। बाद अज़ां वो भी इजराइलियों का काम होगा, मज़ीद ताल्लुकात ख़राब करने के लिए तुर्की में रशिया का सफ़ीर भी कत्ल हो गया था, तो मज़ीद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और काम ख़राब हो गया था। अब सर जो अगला बयान है ना, वो है असल बात। उसने वज़ीर दिफा ने कहा, जो भी हमारी सरहदों को जो स्टेट भी इनक्रोच करने की कोशिश करेगी, हम उसका यही हशर करेंगे, लिहाजा ये तुर्की ख़बरदार रहे। अब बंदा सोचता है आम आदमी के 400 किलोमीटर अंदर ये इजराइल की कौन सी सरहद है। सर मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर कि शाम हमारा है। तुर्की का मसला ये है कि शाम हमारा सूबा था, इजराइल का ग्रेटर इजराइल शाम जो है उसका बनता है। तो उन्होंने ये बताया है कि ये हमारी सरहद है, हम आपको यहाँ रोकेंगे, हम आपको मारेंगे। और मज़े की बात ये भी ज़रूर एजुकेट होना चाहिए, तुर्की एट द सेम टाइम नाटो का भी मेंबर है। तुर्की पर अगर अटैक होता है तो नाटो पर अटैक जो उसका है
इसीलिए ये बात की जाती है कि अमेरिका नेटो से इसलिए निकलना चाहता है क्योंकि इजराइल ने तुर्की के साथ जंग करनी है, लिहाजा अमेरिका नेटो में होते हुए इजराइल के साथ खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा वो पहले निकल जाए, ये ख्याल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जनाब नेटो में आप वो बिल्कुल ठीक बात है कि जी तुर्की पर अटैक होगा तो नेटो हरकत में आएगा। अमेरिका के बाद हालांकि दूसरी बड़ी फोर्स खुद तुर्की है। वो जो साइप्रस है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो तुर्की का नहीं शुमार होता और तुर्की ने वहाँ पर जंग की और यूनान को शिकस्त भी दी, साइप्रस को। इजराइल ने पहले भी वहाँ हमला किया था, पुराने दौर की बात कर रहा हूँ। इजराइल का प्लान ये है कि उस जजीरे पर हमला किया जाएगा, उससे तुर्की को हरकत में लाया जाएगा और फिर तुर्की हमला करेगा। जब तुर्की हमला करेगा तो फिर नाटो पर वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो उन्होंने इसीलिए वॉल ऑफ डिफेंस बनाई है जिसमें साइप्रस, यूनान और इजराइल, इंडिया और यूएई हैं सर। सो दिस इज द गेम प्लान। तो गोया दो मुल्कों को, पाकिस्तान और तुर्की को कर्टेल करने के लिए ये प्लान है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि होना तो अब ये चाहिए था कि तुर्की जो है ना वो अपने सफारती ताल्लुकात इसराइल से ख़त्म करता, जो कि उसने कभी नहीं किए। नहीं, एक दफ़ा किया वो कुछ टेम्परेरी। हाँ जी, फिर उन्हें माशी नुकसान हुआ ना। एज ऑन अ लाइटर नोट बता दूं कि एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि सिगरेट छोड़ना कौन सा मुश्किल है, कई दफ़ा छोड़ चुका हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो लिहाजा ये इस तरह का ताल्लुकात मुनक़ते करने मानी नहीं रखते। लेकिन आप ये देखें कि अब जो ये हालिया वाक़या हुआ है इसमें तुर्की ने बड़ा कमाल किया। उन्होंने जनाब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है। ये कब की है सर? जब तुर्की के बॉर्डर पे आके वो अटैक करके आए हैं। तुर्की के अच्छा कुर्द वाले जो अल्लाह उनको होश और हिदायत दे, वो सब के सब इजराइल की प्रॉक्सी है। ठीक है, वहाँ तुर्की के बॉर्डर पर आकर अटैक कर गए हैं, तब उन्होंने ये रेड वारंट के लिए दरखास्त की। सर गजा की दफा नहीं की। जी 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 ये उन्होंने ये दरख्वास्त गजा के लिए इंसानी इमदाद जाने वाले ग्लोबल सलामत फ्रूट था, उस पर हमले के बाद उन्होंने ये की थी, उस वक्त दरख्वास्त की थी। अच्छा, उसके बाद ये कहने का मेरा मकसद ये है कि इसमें आप ये सोचें कि जनाब इस किससे आप दरख्वास्त कर रहे हैं? इंटरपोल से। इंटरपोल के अंदर इस्तेदाद है उसको इसराइल कुछ कहने की, और इसराइल क्या जो यूएन को नहीं मान रहा, जो और किसी चीज़ को नहीं मान रहा, और जो अपनी आई पे आया हुआ है इस वक्त, और जिस तरह वो आप देखें ना, इट इज़ सिंपल प्रोवोकेशन कि आप 400 किलोमीटर दूर जाकर जो है वो आप एक हमला करें, जबकि आप ऑलरेडी एक जंगी सूरत हाल में ईरान के साथ हैं। छोटा सा मुल्क ऑलरेडी एंगेज्ड, उसके ऊपर मिसाइलों के हम अटैक्स भी हुए हैं, उससे अटैक सहे भी हैं, और वो एट द सेम टाइम गजा में अपनी पूरी जिसे तसल्लुत कायम कर चुका हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद ये 400 किलोमीटर एरिया जो है तकरीबन ये शाम का ले चुका हुआ है, साउथ लेबनान। ठीक है, उसका और लेबनान के अंदर जो हरकतें कर चुका हुआ है, कतर पे अटैक, और अब 400 किलोमीटर आगे जाके आप उनकी, मैं कहता हूँ आप उनकी हिम्मत तो देखें। यानी कि हर जगह वो एंगेज्ड हैं बट दे आर नॉट ओवरस्ट्रेच्ड। ये थैंक्स टू इसराइल ये दिफाई मुआहिदा बनाने में कामयाब हुए, वरना कभी ना बनाते। लेकिन सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि होना तो ये चाहिए था कि तुर्की के साथ नेटो खड़ी होकर कहती कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ना इसराइल, ये गलत कर रहे हो। उनको ये पता है। नहीं सर, वो हमसे बड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर सीखना है तो उनसे सीखें। उन्होंने शाम में हमला किया। जी मुझे पता है, ऐसे ही। ठीक है, वो शाम के उस पॉकेट में हमला किया जिससे तुर्की को तकलीफ हो सकती है। तुर्की ने अपनी प्रॉक्सी, मैंने बताया ना, एक दिन मदद को नहीं पहुंचे, वरना अगर अपनी वहाँ प्रेजेंस ले जाएं तो शाम में अमन हो जाएगा। शाम में बार बार ये इलाके पर कब्जा नहीं होगा। जब इस्लामिक नेटो जो है सर वो कागजी नेटो नहीं चलेगा जी, एक दिन भी नहीं चलेगा। और पूरी कोशिश है कि जो ये ट्राइका है, इंडिया है, इसराइल है और अमेरिका, इनकी कोशिश ये है कि ठीक है भाई, ट्रंप ने आपको पता मुबारकबाद भी दी है, खुशी का इजहार किया है ये, तो हम रोक नहीं ना इस पे जो है ना 3 मुल्कों के दिफाई मुआहदे पे। अब उसकी मुबारकबाद से दिफाई मुआहदा मशकूक हो गया। कहने का मकसद ये कि अगर तो ये सिर्फ कहने की हद तक है, इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं है, तो सर ये भी OIC वगैरह की तरह बेमानी हो जाएगा। लेकिन
क्या आप ये समझते हैं कि अब भी हम वैसे ही रहेंगे, या कोई हम में कोई फ़र्क पड़ेगा, हम में कोई सख्ती आएगी, हम में कोई रिजिलियंस होगी कि हम खड़े होकर जवाब दे सकें, या हम में कोई हम इत्तेहादी कोई इकट्ठी फ़ौजें मशक़ें भी हम कर लें, कोई हम कुछ ऐसा काम भी कर लें कि पता तो चले दुनिया को कि भाई हम इकट्ठे हैं? सर उसके बगैर तो नहीं बनेगा दिफाई मुआहदा। मशक़ें भी करनी पड़ेंगी, वार गेम्स भी करनी पड़ेंगी, पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के पास किसी हद तक है। देखें ना, एक एनर्जी रिच कंट्री है, एक पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ तुर्की मौजूद है। तुर्की इजराइल से बहुत तगड़ा है, और लेकिन एटॉमिक शेल्टर नहीं है, एटॉमिक शेल्टर उन्हें हासिल है, तो वो यहाँ से पाकिस्तान से मिलता है। ये बनाएंगे तो इस इत्तेहाद की इफादियत होगी, और ये छोटी छोटी जो स्पार्टा स्टेट्स हैं जो अपने आप को बड़ा समझने लग गई थी, यूएई समेत, ये भी आपका शेल्टर लेंगी, इस दिफाई मुआहदे में आना चाहेंगी, क्योंकि अमेरिका एक्सपोज हो चुका है। ट्रंप ने मुबारकबाद दी, हमने बिल्कुल लड़कर तो दिफाई मुआहदा हम ये बना नहीं सकते कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ या इसराइल के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। वक्त ने साबित किया है, ये ईरान के साथ जंग के बाद इनको अकल आई है कि अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए हमें इंक्लूसिव सिक्योरिटी मॉडल के तहत खित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ कोई दिफाई एग्रीमेंट, ताकतवर ममालिक के साथ, मैं ये छोटी मोटी रियासतों को नहीं गर्दानता कुछ भी, तो उनको बनाना पड़ेगा। कहते रहें ये ईरान के ख़िलाफ़ है, ये ईरान के ख़िलाफ़ मौसर नहीं हो सकता, ये ईरान के ख़िलाफ़ बन नहीं सकता। ये उसी ग्रेटर इजराइल वालों के लिए है कि उनसे किस तरह बचा जाए, अपनी स्किन बचाई जाए, हमारी बादशाहतें बच जाएँ। मैं तैयब रिजवान साहब के लिए एक बात, उनको कहा जाता है ये बेसिकली इखवान के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी इस्लामी पार्टी है, नज़रियाती है, नज़रियाती। वो अभी नेतन्याहू ने उसके बाद, हमले के बाद जो कहा कि इज़ अ डिक्टेटर और इखवान है और ये है वो है। अब ये सिर्फ हमलों वाली बात नहीं होगी तुर्की में, तुर्की की भी कुछ फॉल्ट लाइन है। कुर्दों को मुकम्मल इजराइल हमेशा से अपनी प्रॉक्सी के तौर पर रखता है, और उन्होंने दावा किया अमेरिका को कि ईरान पर वो हमलावर होंगे। ठीक है। तैयब एर्दोगान एक डिक्टेटर का रोल उनके ज़ुम्मे लग गया कि ये शायद डिक्टेटर है, जो उनके ख़िलाफ़ बोलता है अरेस्ट हो जाता है। आपने तुर्की में सुन रखा होगा, वहाँ पर उनके सियासी मुखालफिन को खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि इनके भी गलत काम है, तो सियासी मज़ाहमत के तौर पर, सियासी तहरीक के तौर पर तैयब एर्दोगान की पार्टी को फारिग किया जा सकता है, या पहले की तरह फ़ौजी बगावत कराई जा सकती है। ठीक है, इन कामों से होशियार रहें, एक लाइन ले लें तैयब एर्दोगान कि तैयब एर्दोगान साहब भी बहुत हद तक जो है वो, उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है अभी उनको। सर मैं ये नहीं कर रहा, वो अगर कोई डिक्टेटर आएगा ना, मैं आपसे अर्ज़ करूं, डिक्टेटर आएगा तो हो सकता है वो खड़ा हो जाए जब कि हमला हो हमारे मुल्क पे, तो हम जवाब नहीं सर, नहीं। वहाँ एक बात बता दूँ, बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज बनाई गई थी जो कि इजराइल की भी दोस्त थी और अमेरिका की भी दोस्त थी। क्यूबा मिज़ाइल क्राइसिस में तुर्की के अंदर अमेरिका ने एटमी मिज़ाइल लगाए थे, ये नेटो के लाई हैं सर, और वो उस फौज ने किया था। ठीक है, और वहाँ क्यूबा में रशिया ने अपने मिज़ाइल पहुँचाए थे। ये दो मुल्कों का मसला था। वो ये समझते हैं कि अगर कोई इखवान का है ना, तो वो ज़र्रा बराबर भी इखवान का है तो वो हमारे लिए ख़तरा है। तुर्की बतौर एक बड़ी मिलिट्री पावर के इजराइल को बर्दाश्त नहीं है उस खित्ते में। कोई भी मुल्क जिसके पास मिलिट्री पावर होगी, ये शाम पर क्यों हमले हो रहे हैं, मिलिटरीली शाम को बशार अल असद के लेवल तक भी ताकतवर नहीं होने देना। और मैं एक बात भूल गया हूँ, अहमद अल शरा अभी 4 दिन पहले उसने इजराइल के साथ मुज़ाकरात करते हुए अपनी किसी हद तक अफज़ोदा यूरेनियम जो है वो IAEA के साथ को हवाले किए। इसमें कौन से ममालिक शामिल थे मुज़ाकरात करवाने में? तुर्की, इजराइल को राज़ी करने के लिए अमेरिका और शाम। ये भी सरेंडर हुआ है, इसके बावजूद हमला हुआ है। तभी उनके खिलाफ जो है ना वो, तो तैयब एर्दोगान जो है ना, से उनको निकाला गया है। रिवॉर्ड तो मिलेगा ना जब उनके टनों लिए के काम हिसाब करेंगे। से यूरेनियम जो है, जो उनका पहले वो एटमी रिएक्टर तबाह भी कर दिया गया। इसका मतलब ये है सर कि सर ये तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि शायद अभी सबक सीखने का वक्त नहीं आया हमारे लिए। अल्लाह करे ये जल्दी आ जाए और हम सीख लें और हम समझ जाए। भी इनका जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी आया, तो हम सबक खुद नहीं सीखेंगे तो वो सिखा देंगे, तारीख हमें सबक सिखा देगी। नहीं, वो ये खुद सिखा देंगे, हाल में भी आप सीख लेंगे, बहुत जल्द सीख लेंगे। ये तो ईरान ने इन सबको हौसला दे दिया। जी।
नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम गुफ्तो शुनीद, और हमने आज जो बात की है वो इस्लामिक नेटो का जो एक सुनने में आ रहा है गलगला, उसके हवाले से बात की है। अल्लाह करे कि वो जो जिसे कहते हैं ना कि अपने मानी के लिहाज से भी जो है ना वो एक उम्मत मुस्लिम और मुसलमान ममालिक के लिए एक जो है वो दिफाई हिसार एक बन सके। हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में भी, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा चैनल जो ज़माना गवाह है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी करें, इस प्रोग्राम को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिफ हमीद और तौसीफ़ अहमद ख़ान सबको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।